हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर। आज मैं क्लास 11 का टॉपिक रिजिड बॉडी मोशन, जिसको हम लोग रोटेशनल मोशन भी कहते हैं, आज वो डिस्कस करूंगा। ये 3 या 4 पार्ट में होगा। आज मैं पहला पार्ट आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करेंगे। रिजिड बॉडी मोशन या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम रोटेशनल मैकेनिक्स या रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। रिजिड बॉडी मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या रोटेशनल मोशन। इसका जो सबसे पहला पार्ट जो हेडिंग है, ये सबसे पहला जो नाम है वो है सेंटर ऑफ मास। जी, सेंटर ऑफ मास शॉर्ट फॉर्म में लिखा आता है COM या सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑर्बिट के भीतर या बाहर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उसका नेट मास एक्ट करता है, ऐसा हम सपोज कर सकते हैं। किसी भी ऑर्बिट के भीतर या बाहर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उसका नेट मास एक्ट करता है, ऐसा हम सपोज कर सकते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। सो it is a point inside or outside the object where the total mass of object is concentrated or focused, it is to be supposed, it's called as center of mass. Like अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है इसकी डेंसिटी हर जगह सेम है, और ये मान लो रॉड 10 किलोग्राम का है, तो इसका सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा जहां से इसका नेट मास एक्ट करेगा। मान लीजिए एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, तो इसका सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा जहां पर उसका नेट मास एक्ट करेगा। मान लीजिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है, तो उसका सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा जहां पर उसका नेट मास एक्ट करेगा। सपोज करो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 50 ग्राम है भैया, तो इसका मास कहीं कहीं तो एक्ट करेगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। आपने ध्यान से देखा, रॉड का सेंटर ऑफ मास रॉड पर है, स्फीयर का सेंटर मास स्फीयर के अंदर है, रिंग का सेंटर ऑफ मास, रिंग अंदर से हॉलो होता है, स्पेस में है, रिंग से बाहर है। जी सर, है तो रिंग के अंदर लेकिन स्पेस में, इसलिए लिखा था आउटसाइड। तभी तो बोला गया कि किसी भी ऑर्बिट का सेंटर ऑफ मास उस ऑर्बिट के अंदर या बाहर होता है, जहां भी होगा उसका नेट मास एक्ट करता है। ऐसा हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं। आइए सपोज कर लेते हैं, इस बात को थोड़ा समझते हैं सर। जैसे इमेजिन हमारे पास एक एप्पल है, मान लो, राइट है। सपोज करो इस एप्पल का मास 200 ग्राम है, राइट है सर, और बेटा वो यहां पे एक्ट कर रहा है, यहां पे एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट को चाकू से काट के खा जाऊं तो क्या हम 200 ग्राम खा गए? नहीं ना बेटा, इसे तो कहते हैं कि वो पॉइंट है जिसे हम सपोज कर रहे हैं कि भैया यहां पे उसका नेट मास एक्ट करेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम लोग हैं सर, ये जो पॉइंट होता है फोकल पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, राइट है सर। तो ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो, किसी भी शेप में भी हो, अगर उसका ऑब्जेक्ट का मास है तो कहीं ना कहीं फोकस होगा, कहीं ना कहीं कंसंट्रेट होगा, ऐसा हम सपोज करेंगे। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, राइट। कुछ बातों को सीखना पड़ेगा आपको सर। सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास के लिए पहला पॉइंट, सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम के लिए वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट निकाला गया रोटेशनल वर्क डन मिनिमम होता है। ध्यान रखिए सर, सेंटर ऑफ मास किसी भी पॉइंट के भीतर, वो किसी भी सिस्टम के लिए वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट निकाला गया रोटेशनल वर्क डन मिनिमम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सपोज करो कि हमारे पास एक मास ये M1 है और एक मास कितना बेटा M2 है, दोनों अलग अलग हैं। अगर मान लो दोनों सेम होते तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली एट द मिड होता, बट क्या सेम है? नहीं। मान लिया, सपोज करो कि जो M1 है वो ग्रेटर देन कितना बोलो M2 है, तो कहीं सेंटर ऑफ मास हैवियर के पास होगा, COM। ध्यान से देखना, सपोज करो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक R1 है, सपोज करो ये डिस्टेंस यहां से कितना हो गया R2 है। अगर इस मास को वेट में कन्वर्ट कर दूं तो लिखूंगा M1G, इस मास को वेट में कन्वर्ट कर दूं तो क्या लिखूंगा M2G। अब एक फंडा होता भैया, क्या होता है? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, पढ़ाया गया था सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, इट इज कॉल्ड एज टॉर्क, एंड टॉर्क इज ऑलवेज टेकन अबाउट अ पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम के लिए वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट निकाला गया नेट टॉर्क 0 के बराबर होता है। कैसे? ध्यान से देखो, इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क की डायरेक्शन इधर होगी, और इस पॉइंट के अबाउट इस वाले के टॉर्क की डायरेक्शन इधर होगी सर। हो गया अपोजिट? यस सर। अगर दोनों अमाउंट में सेम हो गए तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। तो सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम के लिए वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट निकाला गया रोटेशनल वर्क डन हमेशा मिनिमम होता है। दूसरा, सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम के लिए वो पॉइंट होता है जिसके लिए
टॉर्क का जो वेक्टर सम होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ये दो बातें आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम सेंटर ऑफ मास पे कुछ बातें समझते हैं सर। चलो बेटा ध्यान से देखिएगा सर। चलिए, 2 पार्टिकल सिस्टम है लाइक दिस। यहां देखना ध्यान से, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सर एक मास ये है आपका m1, एक मास है आपका m2, दोनों मोशन में है विद एक्सेलरेशन a1 विद एक्सेलरेशन a2। सर जब m1 ओरिजिन से r1 वेक्टर अवे है और जब m2 ओरिजिन से r2 वेक्टर अवे है, राइट सर, इसको यहां से मिला दिया गया। ये एक सिस्टम की तरह ट्रीट करेगा, पूरा सिस्टम की तरह ट्रीट करेगा। जब m1 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r1 है और जब m2 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना r2 है भाई, तो सेंटर ऑफ मास क्या ही तो होगा इनका सर, COM। ये लो, m1 m2 का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर होगा। पूछा क्या बताइए, उस इंस्टेंट पे जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2 पार्टिकल मास है, 2 पॉइंट मासेस है m1 m2, दोनों मोशन में है। जिस इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, उस इंस्टेंट पे m1 का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कितना बोलो, r2 है। उस इंस्टेंट पे अगर m1 m2 का एक सिस्टम मान लिया जाए तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या होगा? राइट मतलब हमें m1 गिवन है, r1 गिवन है, यस सर, हमें m2 गिवन है, r2 गिवन है, निकालना क्या सर? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। चूंकि ये पूरा सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहा है तो सिस्टम का जो नेट फोर्स होगा वो कहां एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ मास पे। क्यों एक्ट करेगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे ही नेट मास एक्ट करेगा तो नेट फोर्स भी वही एक्ट करेगा। इसका मतलब इस सिस्टम का जो नेट फोर्स होगा वो इनके इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के क्या होगा? बराबर होगा जी। आइए सर लिखा गया FCOM, तो लिखा गया m1 प्लस m2 और सर लिखा गया ACM वेक्टर। यस सर, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए। क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे नेट मास ऐड करेगा तो नेट मास कितना हो गया? m1 प्लस m2, साथ में लिखा गया ACM। फिर यहां लिखा गया सर m1 इंटू a1, यहां क्या लिखा गया? m2 इंटू a2। आ जा बेटा, सब पढ़ाया गया था। a का मतलब क्या चाहिए बोलो? dv बाई dt। यस सर, और v का मतलब होता है बेटा जी dr बाई dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ध्यान सुनो, a का मतलब होता है dv बाई dt और v का मतलब होता है dr बाई dt। बेटा अगर मैं लिखूं यहां पे d बाई dt और यहां लिख दूं क्या बोलो? dr बाई dt। क्या किया मैंने? v की जगह पुट कर दिया dr बाई dt। बेटा इसको सॉल्व करोगे ना तो लिखा गया d और दिस वन, यस सर, d2r वेक्टर डिवाइड बाई dt स्क्वायर। आइए सर हम इस एक्सेशन की फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, यहां पुट करते हैं। ये देखिए हमने लिखा m1 प्लस m2, सर यहां लिखा गया d स्क्वायर RCM वेक्टर डिवाइड बाई dt स्क्वायर। सर लिखा गया m1, सर लिखा गया d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, सर लिखा गया r1 वेक्टर, सिमिलरली m2 लिखा गया d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर और लिखा गया r2 वेक्टर। यस सर, सर इसकी जगह पे ये पुट किया, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर का दोनों साइड से हटा दिया जाए तो बचेगा m1 प्लस m2, सर लिखा गया RCM, यहां लिखा गया m1 इंटू r1, यहां लिखा गया m2 इंटू r2। सर अगर निकालते हो RCM तो लिखोगे m1 इंटू r1, फिर लिखा गया m2 इंटू r2 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये देखो मैं निकाल गया सर पोजीशन वेक्टर ऑफ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास। तो जब m1 का पोजीशन वेक्टर r1 होगा विद रिस्पेक्ट टू r ओरिजिन, जब m2 का पोजीशन वेक्टर r2 होगा विद रिस्पेक्ट टू r2, उस इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा? आप इस फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली चीज होगी, रुकिएगा सर, अब दूसरी बात समझते हैं सर। सर इतने हिस्से को मैं मिटा दूंगा सर और पूरी बात को फिर समझिएगा सर। लो बेटा जी, हाँ जी, आपने पढ़ा सर RCM। जी सर, सर लिखा गया m1 इंटू r1, सर लिखा आपने m2 इंटू r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, राइट है? आजा बेटा, अब अगर मैं इसको दोनों साइड का d बाई dt कर दूं, d बाई dt, सर लिखा गया RCM। जी सर, m1 इंटू d बाई dt, सर क्या लिखा गया? r1, और फिर लिखा गया m2 इंटू d बाई dt, आप लिखा गया r2 डिवाइड बाई m1 प्लस क्या लिखा गया? m2, राइट? सर ये देखो ये बन जाएगा drCM बाई कितना बोलो? dt। सर लिखा गया m1, यहां लिखा गया dr1 बाई dt, यहां लिखा गया m2 और लिखा गया dr2 बाई dt डिवाइड बाई सर लिखा गया m1 प्लस m2। हाँ जी, ये क्या बन गया? वेलोसिटी। तो लिखा गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर यहां लिखा गया m1 r1,
नो R1 नहीं, V1 से लिखा गया M2 V2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये लो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी आ गया। इसका मतलब अगर मेरे को निकालना हो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो आप लिखेंगे M1 V1 सर M2 V2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, टू पार्टिकल सिस्टम, क्योंकि मैंने M1 M2 लिया है, राइट। अब थोड़ी बातें और समझ आ जाए बेटा। ये देखिए सर, थोड़ी बात ये समझने वाली है सर। हाँ जी, क्या समझने वाली है भाई? अब सर अगर इसको ध्यान से देखोगे तो लिखा गया VCM, राइट है। दिस इज P1 मोमेंटम P1, फिर लिखा गया P2 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2, क्योंकि आपको पढ़ाया गया था सर M1 V1 इक्वल टू P1 मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। अगर सर F एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0 हो, इस सिस्टम पे अगर कोई बाहरी फोर्स एक्ट ना करे तो ध्यान रखिएगा सर, हमने लिखा डी बाई डी टी ऑफ BCM, राइट सर। लिखा गया डी बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2, राइट है सर। डिवाइड बाई क्या लिखोगे? M1 प्लस M2। बेटा ध्यान देखना, लिख दिया मैंने 0 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2। वाई 0, वाई 0 भाई? आपने कहा इस सिस्टम पे कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, अच्छी बात है ना भैया। अगर किसी सिस्टम पे बाहरी फोर्स नहीं लगता है, वो मोशन उनके इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, तो ध्यान रखो उसके मोमेंटम का वेक्टर सम कितना होता है? 0। वैसे भी मोमेंटम का वेक्टर सम अगर कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। ओके, अब ये क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? 0। यस सर। When the two particles of masses M1 and M2 are moving towards each other by their mutual force of attraction, तो what is acceleration of center of mass of system? क्या लिखोगे? 0, क्योंकि मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्वेश्चन क्या था? दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास M1 M2 है, दोनों एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आ रहे हैं। अगर उनके बीच लगने वाला फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, तो फिर ठीक है भैया जी, उनके सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्सेलरेशन 0 के क्या होगा? बराबर होगा, राइट। अब सुनना, ये दो पार्टिकल की बात थी। अगर पार्टिकल n होते हैं तो नीचे होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू सॉन Mn, ऊपर क्या होगा? M1 R1 M2 R2 M3 R3 अप टू सॉन Mn Rn। सिमिलरली यहां कर लीजिएगा और एक्सेलरेशन तो आपका 0 हो गई होगा सर, राइट है। सो अगर पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो सबसे आसान तरीका आपका यही होता है, राइट है बेटा। अब आते हैं सर, समझिए सर जी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट रुकना बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास HCl है, इसको ब्रेक किया गया, राइट, तो बन जाएगा H प्लस और क्या लिखा गया? Cl माइनस। ये लो यहां पे H प्लस है और लिखा गया यहां पे सर Cl माइनस। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है R, लिखा गया 1.2 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। चल मान लीजिए एक H प्लस है, दूसरा Cl माइनस है, उनके बीच की डिस्टेंस ये है। पूछा कि बताइए जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका, वो H प्लस से कितनी दूरी पर होगा? ठीक है सर। व्हाट इज पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम H प्लस? लो भाई, मैंने क्या किया बेटा, मान लिया सर, चलो कि सपोज करिए कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा COM। मान लिया वो यहां से x डिस्टेंस अवे होगा, तो अगला कितना हो जाएगा? R माइनस एक्स, राइट। अब सुनना, चूंकि H प्लस की बात की गई, अगर मैंने इसका मास M लिया तो सर इसका मास लेना पड़ेगा 35.5 टाइम्स ऑफ M। केमिस्ट्री पता है बेटा ना, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, Cl के लिए कितना होता है? 35.5 होता है। मैंने अपनी तरफ से M लगा दिया, सिंपल। तो लिखा गया फॉर सेंटर ऑफ मास, याद आया? सेंटर ऑफ मास LHS टॉर्क इक्वल्स टू RHS टॉर्क। LHS टॉर्क शुड बी इक्वल्स टू RHS टॉर्क। LHS टॉर्क क्या होगा सर? लिखोगे M1G साथ में X और यहां लिखोगे M2G और साथ में R माइनस एक्स। ये ले बेटा, ये M1 है, वेट क्या बन जाएगा? M1G परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। देख बेटा, G से G आपका हट गया। चलो M1 तो लिखा गया M इंटू एक्स, यहां लिखा गया 35.5 M और लिखा गया R माइनस एक्स। लो बेटा, M से M हट गया। सॉल्व करोगे तो लिखा गया x, लिखा गया 35.5 टाइम्स ऑफ r माइनस 35.5 टाइम्स ऑफ x, मल्टीप्लाई कर लिया। बेटा अगर आप इसको इधर ले आते हो ऐड हो जाएगा,
लिखा गया 36.5 टाइम्स ऑफ x, लिखा गया 35.5 टाइम्स ऑफ r। ये लो, हमें अगर यहां निकालना है x तो लिखोगे 365 डिवाइड बाई 355 और इनटू r, पुट द वैल्यू ऑफ r एंड गेट योर आंसर इन एंगस्ट्रॉम, राइट। तो सिंपल, एक चीज बनाना चाहिए, h के लिए 1 होता है और Cl के लिए 35.5 होता है, राइट है। सेंटर ऑफ मास की बात की गई थी सर, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में LHS स्टॉक शुड बी इक्वल टू RHS स्टॉक, इक्वेट किया और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, राइट। चलिए अगला समझिएगा बेटा, नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास के बारे में सर, सेंटर ऑफ मास के बारे में से कहा गया AB, हमारे पास 3 सॉलिड स्फीयर हैं, तीनों यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर हैं, तीनों का मास सेम है, तीनों के रेडियस कैपिटल R है। उन्हें टेबल पे इस तरह से रखा गया ताकि तीनों स्फीयर एक दूसरे को टच करें, राइट। वी हैव 3 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ईच ऑफ मास कैपिटल M and radius capital R. They are placed on the top of table and they touches each other. Find distance of center of mass from the center of one of them. Right? चलो अब समझो सर, एक स्फीयर ये लिया गया बेटा, दूसरा स्फीयर ये लिया गया और तीसरा स्फीयर ये लिया गया। तीनों टेबल पर इस रखा गया ताकि तीनों एक दूसरे को आपस में टच कर सके। देखो तीनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। सर इसका सेंटर A है, इसका सेंटर B है, इसका सेंटर C है, इसको मिला दिया गया ऐसे, राइट है बेटा, ऐसे। चूंकि तीनों के तीनों यूनिफॉर्म हैं इसलिए उनका सेंटर ही उनका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। इसका मतलब इस वाले का मास यहां पे M यहां पे एक्ट करेगा, इसका मास यहां पे एक्ट करेगा, इसका मास यहां पे एक्ट करेगा और ABC सबके क्या है, सेंटर्स है। भाई अगर ये डिस्टेंस R है, ये भी R, 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 क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि सबकी रेडियस क्या है, सेम है। A पहले वाले का सेंटर है, B दूसरे वाले का सेंटर है, C तीसरे वाले का सेंटर है। कहा यह गया अब इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी डिस्टेंस निकाली है, कहां से, या तो A से, या तो B से, या तो C से। चलिए अब अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालूं, जी सर देखिएगा ध्यान से, यहां लिखा गया A, सर यहां क्या लिखा गया B, यहां क्या लिखा गया C, सर यहां भी मास M है, यहां भी मास M है, यहां भी मास M है। ध्यान रखना, ये हो गया 2R, ये भी हो गया 2R, ये भी कितना हो गया 2R, देख लो 2R 2R 2R। अब थॉट सीखिए, अगर एक रेगुलर पॉलीगन है, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन है? यस, उसकी साइड्स क्या है, सेम है और उसके हर कॉर्नर पे रखे गए मासेस की वैल्यू सेम है। यस सर, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। फिर से सुन लो, अगर एक रेगुलर पॉलीगन है, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में आता है? बिल्कुल आता है, साइड सेम है। अगली कंडीशन क्या है, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन के सारे कॉर्नर पे रखे गए मासेस की वैल्यू क्या है, सेम है सेम, यस। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रॉइड ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर स्क्वायर है तो सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे वी हैव अ रेगुलर पेंटागन, साइड सेम हो गई। रेगुलर पेंटागन में जितने भी वर्सेस होंगे 5 होंगे कॉर्नर, उन कॉर्नर पर रखे गए मासेस की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो उस पेंटागन का जो सेंटर होगा वही क्या होगा, आपका सेंट्रॉइड कहलाएगा। इसका थॉट ये था, पता चल गया कि इसका सेंट्रॉइड ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो मैंने क्या किया बेटा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कर दिया, ये लिखो। और इस पॉइंट का नाम रखा D। ध्यान रखना, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक R कहलाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से पढ़ाया गया था इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर सामने वाली साइड्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्लियर। अब ये है इसका सेंट्रॉइड, जिसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास, राइट। से इसको यहां से मिला दिया गया, इसको यहां से मिला दिया गया। ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से देखोगे तो जो OA होगा, OB होगा, OC, यही R होगा, इसी को हम कहेंगे RCOM। यस, ये डिस्टेंस सेम होगी। तो अगर सेम होगी तो A से सेंटर ऑफ मास, B से सेंटर ऑफ मास, C से सेंटर ऑफ मास, सबकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। मैंने इसको R मान लिया। ले बेटा, अगर डिस्टेंस R है, ये एंगल कितना हो गया, 30। कैसे 30 हुआ भाई, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो आधा कितना हो गया, 30। आइए अब इस वाले ट्रायंगल को फोकस करो। कैसे भाई, इन राइट एंगल ट्रायंगल BDO। सर अगर मैं यहां से निकालता हूं cos 30 तो लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। cos 30 सर √3/2 होता है बेटा। सर लिखा गया R/R। सर यहां देखिएगा, अगर आप R निकालोगे तो लिखो, चलो हमें निकालना क्या पता है ना बेटा, R निकालना है तो क्या लिखोगे, 2R/√3। चेक कर लें, यस सर, R निकालना है 2R/√3। इसका मतलब
सेंटर ए से, सेंटर बी से या सेंटर सी से, राइट? सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी, और वो कितनी होगी? 2r बाई कितनी? √3 के बराबर होगी, राइट? क्या सीखा हमने? आसान था। कोई रेगुलर पॉलीगन है, साइड सेम होनी चाहिए, उसके सारे कॉर्नर पर रखे गए मासेस की वैल्यू क्या है? सेम है। तो ट्रायंगल है, इक्विलेटर, तो सेंट्रॉइड ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। स्क्वायर है, तब सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर? चलिए अब जरा अगला समझिएगा सर। क्वेश्चन चेंज करते हैं सर। क्या करते हैं भाई? सर क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलो भाई, दे दिया सर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। सर यहां लिखा गया ए, मास लिखा गया 3 किलोग्राम। जी सर। सर यहां लिखा गया बी, मास लिखा गया 2 किलोग्राम, और यहां लिखा गया सी, और मास लिखा गया 5 किलोग्राम, राइट? आगे बताइए सेंटर ऑफ मास क्या होगा? फाइंड सेंटर ऑफ मास। जब सिर्फ पूछा जाए फाइंड सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब हमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है, राइट? एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू। क्या ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है? बिल्कुल है सर। क्या इसके सारे कॉर्नर पे रखे गए मासेस की वैल्यू सेम है? बिल्कुल नहीं, अलग अलग है। इस बार इसका सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड नहीं होगा, क्योंकि मासेस सेम नहीं है। तो सॉल्व कैसे करोगे? आसान है बेटा, ये लो। हमें क्या करना बच्चे? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस ट्रायंगल को एक्सिस पे शिफ्ट कर लो। कर लिया? ये देख बेटा, ये पॉइंट बी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, क्योंकि ओरिजिन पर है। बेटा जी ये पॉइंट आपका सी हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया 4 and 0। क्यों भाई 4 and 0? क्यों? क्योंकि सिर्फ इसकी एक्स वैल्यू होगी 4 मीटर, वाई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जब बात एक ही आएगी बेटा जी, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? आसान है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। यस सर। देख बेटा, ये डिस्टेंस हो गया 2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया। लेकिन जब बात वाई कोऑर्डिनेट की आई, तो इतने हिस्से को बाहर निकालो, इतने हिस्से को। ये लो, ये ए था, ये बी था, इसको डी मान लिया गया, राइट बेटा? ध्यान से देखो, ये 2 है, ये 4 है। सॉल्व करके देख लो पाइथागोरस थ्योरम से, ये निकलेगा 2√3। जी, ये 4 है, ये 2 है, ये क्या निकला? 2√3। तो अगर ये वैल्यू निकल गई दिस, तो क्या लिखा गया? 2√3 हो गया। चलो, यहां मास कितना बेटा? m1 है। यहां मास कितना बोलो? m2 है। यहां मास कितना बोलो? m3 है। चलो, m1 है, इसको मान लेंगे x1 y1। m2 है, इसको मानेंगे x2 y2। m3 है, इसको मान लिया गया x3 और y3। मान लिया कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा, जिसका कोऑर्डिनेट x बार और कितना बोलो? y बार होगा। क्या होगा? x बार और y बार। आइए, सो फर्स्ट वी कैलकुलेट x बार। फॉर्मूला m1 इंटू x1, सर m2 इंटू x2, m3 इंटू x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और प्लस m3। यस सर, सिंपल। कहां से यूज किया? वही m1 r1, m2 r2, m3 r3, यही किया हमने। r के पे क्या कर दिया? x पुट कर दिया। आजा बेटा, तो m1 कितना था बता बेटा? 3 किलोग्राम। x1 बोलो 2। अगला हो गया 0, का है? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 0 है सर। अगला कितना लिखोगे? 5 और इंटू 4, मास इंटू डिस्टेंस, और लिखा गया 3 + 2 + कितना हो गया? 5। जी सर। सर इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो x बार क्या निकलेगा? देखो, ये निकलेगा 20 and 6, 26/10, तो निकला 2.6 मीटर। लो भाई, हमने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। सिमिलरली अगर निकालोगे y कोऑर्डिनेट, तो लिखोगे m1 y1, जी, आप लिखोगे m2 y2, आप लिखोगे m3 y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। आजा बेटा, m1 बता, फिर भाई m1 3, y1 बोल बेटा, क्या लिखोगे? 2√3। यस सर, 2√3। अगला 0 0। क्यों 0? क्योंकि y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है। नीचे क्या लिखोगे? लिखोगे 2 + 3 + 5 कितना आ गया? 10। अब देख बेटा, ये आ गया 6√3। जी सर, तो लिखा गया 6√3 भाई कितना हो गया? 10। तो लिखा गया 0.6 इंटू √3। ले बेटा, सर जो √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.6 होती है, राइट है? 1.7 सॉरी, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके देखो। यस सर, तो निकलेगा टोटल 1.02। टोटल 1.02 लगभग इतना निकलेगा भाई। √3 इंटू 1.7, ठीक है सर, इसको पॉइंट लगा दोगे तो 1.02 डिवाइड बाई कितना? 10 है, तो पूरा निकलेगा 102 पूरा। सर इसको सही से लिख लो, 0.102 मीटर। ये लो, एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया, वाई कोऑर्डिनेट निकल गया। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, ठीक है सर। तो अल्टीमेटली जो सेंटर ऑफ मास निकला वो एक्स कोऑर्डिनेट 2.6,
और अगर निकला 0.10 कितना बोलो 2 अप्रॉक्स, आपका ये आंसर आ गया। तो कुल मिला के बात ये हुई सर कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है या कोई भी शेप इक्विलेटरल नहीं है, सर रेगुलर नहीं है, तो अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को अप्लाई करके सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगला समझते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर जी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, सुनिएगा सर जी। सर उन्होंने बनाया ऐसे, ये ले बेटा, इसको यहां से मिलाया और इसको इतना बना लेते हैं। रुकिएगा बेटा, इतने हिस्से को मैं मिटा दूंगा जी। ओके सर, ऐसे बना दिया गया। अब पूरी बात सुनना, इसको यहां मिलाया गया, यहां लिखा गया 2 मीटर, यहां लिखा गया 2 मीटर, यहां लिखा गया 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, बेटा जी ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, राइट है। कहा गया एक थिन मेटल शीट है, एक थिन मेटल शीट है जिसका डायमेंशन आपको इस तरह से गिवन है। कहा गया बताइए इसका सेंटर ऑफ मास क्या, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। मतलब कुछ पूछा गया, सिर्फ बोला गया फाइंड सेंटर ऑफ मास, इट मीन वी वांट टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको भी मैं एक्सिस पर ट्रांसफर करता हूं मैं और आपको निकाल के दिखाता हूं सर। ठीक है बेटा, तो ये मैं मिटा देता हूं सर। ठीक है बच्चे, आइए समझिएगा। सबसे पहले मैंने एक्सिस फॉर्म किया, बना लिया, राइट है। और देखो ध्यान से, मैंने ऐसा से पहले एक बनाया, दूसरा समझ लो बेटा, ये लो, फिर मैंने दूसरा बनाया जी, और बेटा और समझ लो बेटा, और फिर मैंने इसके ऊपर तीसरा बनाया, कुछ ऐसे बनाया। अगर आपने ध्यान से देखा तो ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। सारे मेजरमेंट्स यहां पे क्या बेटा 2 मीटर के बराबर है, राइट। ये इसके बराबर हो गया और ये वाला नीचे के बराबर हो गया। ओके, तो अगर ध्यान से देखो तो हर जो आप यहां देख रहे हो ना, ये वाला, जैसे इसको देखो 1, इसको देखोगे 2 और इसको देखोगे कितना 3, सबके एरिया सेम है, 2/2 की है सर, सबकी एरिया क्या है सेम है। क्या आपको इस क्वेश्चन में नेट मास गिवन था, दे भी सकते हो, और नहीं दें तो चूंकि सारे पार्ट्स की एरिया सेम है तो हम सबका मास क्या मान के चलेंगे, सेम मान के चलेंगे, क्योंकि बोला गया यूनिफॉर्म शीट है, मतलब डेंसिटी हर जगह क्या है, सेम है। चलिए सबसे पहले मैंने इस वाले हिस्से को पकड़ा और इसका सेंटर ऑफ मास मैंने मान लिया ये वाला है। थोड़ा सा कलर आपको चेंज कर देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। लो भाई, इसका सेंटर ऑफ मास ये वाला है, लिखा गया O1। हाँ जी बेटा, अगर आप O1 निकालते हो तो इसका कोऑर्डिनेट देखो सर, कोऑर्डिनेट होगा 1 and 1, 1 and 1। कैसे? ले भाई यहां ध्यान से देख, इस हिस्से को बाहर निकाल ले, ये O1 है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ये x होगा, ये कितना हो गया y, पूरी लंबाई कितना 2, तो आधा हो गया 1, पूरी लंबाई 2, आधा कितना हो गया 1, 1 and 1, राइट है। चलो मैंने मान लिया इसका मास m1 कितना होगा, m होगा। अब बारीक बात आती है सर 2 वाले की सर, चलो जी इसको यहां से मिलाया और मैंने मान लिया इसका कोऑर्डिनेट 2 होगा, 2। ध्यान से सुनना, इसका होगा 3 and 1। कैसे? आइए उसको भी समझा देते हैं सर। ये देखिए ये ब्लॉक आपका यहां पर है ना बेटा सर, इसका है सेंटर ऑफ मास O2 है, इसको यहां ओरिजिन से मिलाओगे, ये डिस्टेंस x कहलाएगा और ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका y। देखो x 2 ये हो गया और ये 1 कितना हो गया 3, जबकि ये कितना हो गया 1। बेटा इसका मास मान लिया गया कितना बोलो m, क्योंकि एरिया वाइज क्या है, सेम है। अब आइए तीसरे पार्ट की बात करते हैं सर। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे इसके सेंटर ऑफ मास की सर, O3 कोऑर्डिनेट की सर। ध्यान से देखो सर, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 and 3। कैसे? आइए इसको भी समझा देते हैं। ये देखिए सर, एक्चुअल में ये आपका यहां पर है, राइट है, इसको मिलाओ, ये सेंटर में मिला दो सर यहां पे। तो देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस होगा x कोऑर्डिनेट और ये कितना हो गया बोलो y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट 2 का आधा 1 एंड 2 + 1 कितना हो गया 3। चल भाई मैंने मान लिया जो m3 होगा कितना होगा m, मैंने तीनों का मास से माना बिकॉज जो होमोजीनियस है, डेंसिटी सेम है और एरिया भी क्या है, सेम है। अब मान लिया गया कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कोऑर्डिनेट होगा x बार और कितना बोलो y बार होगा। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट x बार। सो लिखा गया m1 इंटू y1, m2 इंटू y2, m3 इंटू y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और प्लस कितना हो गया m3, m1 प्लस m2 प्लस कितना हो गया m3। m1 ये ले बेटा, m1 हो गया m, x1 हो गया 1, फिर लिखा गया m, फिर लिखा गया 3, फिर लिखा गया m1 डिवाइड बाई, यस सर, m प्लस m प्लस m, यस सर,
m इंटू वन, m इंटू थ्री, m इंटू वन। सर अगर सॉल्व करोगे बेटा तो निकलेगा, देखो 5m डिवाइड बाई 3m, 5m डिवाइड बाई 3m कट गया सर, लिखा गया 5/3 मतलब 5/3। दिस इज द x कोऑर्डिनेट। अब आते हैं, हम लिखेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट बेटा, y कोऑर्डिनेट। आइए y कोऑर्डिनेट लिखते हैं सर, यहां सॉल्व कर लेते हैं बेटा, y बार। चलिए m1 इंटू वन, फिर m2 इंटू वन, फिर m3 इंटू दिस डिवाइड बाई m प्लस m प्लस m। बेटा यहां 3 लिखा गया। हाँ जी सुनो सर, m1 y1, m2 y2, m3 y3 डिवाइड बाय दिस। इसको भी सॉल्व करके देख लो बेटा जी, निकलेगा 5/3। तो फिर तो सेंटर ऑफ मास निकल गया बेटा 5/3 कॉमा 5/3। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। क्लियर? चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन सुनिएगा सर। सर क्वेश्चन यह है, ध्यान से सुनना, हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर शीट है। क्या है? थिन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर शीट है। अब अगर बोला गया थिन है और यूनिफॉर्म है, थिन है तो उसकी एरिया होगी, यूनिफॉर्म है तो डेंसिटी जगह सेम होने की वजह से उसका सेंटर ऑफ मास होगा। हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। ले बेटा, अगर रेडियस कैपिटल आर है बेटा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहीं पे एक्ट करेगा। कहां पे? सेंटर पे। हो गया। अब कहा गया भैया इसके अंदर से एक सर्कुलर शीट को काट करके बाहर निकाला गया। अब कैसे निकाला गया वो मैं आपको समझा देता हूं। ये लो, इसके अंदर से इस सर्कुलर शीट को काट करके बाहर निकाल दिया गया जी। काटो और बाहर फेंक दो। राइट? ध्यान से सुनना, जो सर्कुलर शीट काट के बाहर निकाला गया है उसका डायमीटर जी बड़े वाले शीट की रेडियस के क्या है? बराबर है। ठीक है बेटा जी, अगर इतने हिस्से को काट के बाहर निकाल दोगे तो जो बाकी का हिस्सा बचा उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस अवे शिफ्ट कर जाएगा। क्वेश्चन ये था, एनसीईआरटी में भी ये ध्यान रखिएगा, अनसॉल्व्ड है। क्वेश्चन क्या है? वी हैव अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस कैपिटल आर, फुल स्टॉप। नाउ a circular sheet is cut from whole circular sheet and separated। बड़े वाले सर्कुलर शीट से एक सर्कुलर शीट को काटा गया और बाहर निकाला गया। जो सर्कुलर शीट काटा गया उसका डायमीटर बड़े वाले शीट की रेडियस के क्या है? बराबर है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। बताइए जितना हिस्सा बचा उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस अवे पाया जाएगा। ध्यान रखना, अगर किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के भीतर है तो हमेशा भीतर ही रहेगा, बस जिस लाइन पे था उसी लाइन ऑफ एक्शन पे थोड़ा कहां चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। इसका मतलब पहले सेंटर ऑफ मास यहां था जी, जितने हिस्से को आपने काट के बाहर निकाल दिया, काटने के बाद सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहां जाएगा? पीछे जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। कहां जाएगा? अंदर जाएगा। तो ये पूछा गया कि ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस आगे की तरफ शिफ्ट किया जाएगा, सॉरी पीछे की तरफ शिफ्ट किया जाएगा, हमें यह पता लगाना है। आइए मैं आपको समझाता हूं सर कैसे करेंगे बेटा, तो थोड़ा ध्यान से देखना। राइट? चलो दोबारा आते हैं सर। सर हमने एक ऐसे बनाया बड़ा सा शीट, ठीक है बालक जी, ये इसका सेंटर ऑफ मास O है, रेडियस कितनी बेटा बोलो? R है। तो सबसे पहले लिखा गया एरिया ऑफ होल शीट, होल शीट सर लिखा गया पाई आर का स्क्वायर, और इसका मास कितना बोलो? मैंने मान लिया m। अब इधर से क्या कर लिया? लेट कर लिया कि भाई इस पूरे शीट की जो एरिया होगी वो तो इतनी होगी क्योंकि आर गिवन है बेटा, उसका मास क्या होगा? m होगा मान लिया, और इसका सेंटर ऑफ मास ये है, ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास है O। अब आ गया हो सर? हाँ बेटा, अब आपने क्या कहा कि सर मैंने इसके अंदर से एक सर्कुलर शीट काट करके क्या किया? बाहर निकाल दिया। तो जिसको बाहर निकाला उसका खुद का भी तो सेंटर ऑफ मास होगा, बिल्कुल होगा। यहां से कितनी डिस्टेंस अवे होगा? R/2 डिस्टेंस अवे होगा जी, क्योंकि सेंटर तो यही कहलाएगा, है ना बेटा। चल भाई, अब लिखा गया एरिया ऑफ SHAD शेडेड शीट। अब ये शेडेड शीट कौन सा है? ये वाला बेटा, आजा। अगर ये वाली एरिया निकाली चैंपियन तो लिखोगे पाई R/2 का स्क्वायर। क्या लिखोगे सर? लिखोगे पाई R²/4। यस सर। तो इसका मास क्या लिखोगे चैंपियन? m/4। कैसे? अरे भैया जी पाई स्क्वायर का मास कितना बोलो? m है, तो पाई स्क्वायर 4 का कितना होगा? m/4। डिसाइड हो गया बेटा, यहां जो मास निकला
है वो m/4 है, और यहां जो मास है वो टोटल का कितना बोलो m है। अब क्या कहा, अगर आप इसे काट करके बाहर निकाल देते हो, निकालो, बताओ जो नया सेंटर ऑफ मास होगा, जो नया सेंटर ऑफ मास होगा सर, वो ओरिजिन सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस अवे होगा। मैंने मान लिया O2 लिख दिया मैंने, कितना बोलो न्यू होगा, और यहां से जो मास एक्ट करेगा वो लिखा जाएगा m-m/4, लिखा गया 3m/4, और ये डिस्टेंस कितना होगा x बार। मेरे को यही निकालना है जी। अगर इस पूरे में से इतना हिस्सा बाहर निकाल दिया गया, बचा कितना m/4 3m/4 बचेगा, कहां पाया जाएगा, नया सेंटर ऑफ मास पे। नया सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से कहां चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। आइए सर, अगर मैं इसको बाहर निकालूं, दिस इज ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट 0 0, यहां पे मास ऐड करेगा m। सर ये वो सेंटर ऑफ मास है जिसके हिस्से को काट के निकाला गया, सर लिखा गया r/2 एंड 0, और यहां से मास ऐड करेगा कितना बोलो m/4। आ गया सर। सर हमें निकालना है O2 न्यू, जो यहां से कितनी डिस्टेंस अवे होगा, x बार डिस्टेंस अवे होगा। ये ले भाई, तो हमने निकाला x बार। सबसे पहले लिखा गया m इंटू 0, यस सर, मास इंटू पहला, और सर लिखा गया यहां पे देखो मैंने लिखा -m/4 और इंटू r/2। सवाल ये उठा माइनस क्यों, क्योंकि बेटा आप उसे डिडक्ट कर रहे हो। देखो मास इंटू एक्स, सॉरी यहां पे मास m था, मास इंटू x और मास इंटू x, मैंने यहां पर सर क्या, चलो यहां पे लिखा गया 0 और ये प्लस, ठीक है। तो m इंटू r1 m2 इंटू r2 डिवाइड बाई m प्लस माइनस m/4, यही होगा सर, m प्लस माइनस m/4। आइए जरा सॉल्व कर लो, यहां पे सॉल्व करते हैं। x बार बालक ये तो हो गया 0, यहां पे कितना क्या बोलो mr/8 आया, mr/ साफ साफ लिखते हैं सर mr/8, और बेटा जी नीचे जो आएगा वो निकलेगा 3m/4, तो लिखा गया 4 और बाई -3m, यही निकलेगा बेटा। सर ध्यान से देखो बेटा, यहां से कैंसिल हो गया बेटा जी, और यहां से कैंसिल हो गया 2, देख बेटा सर निकला -r/6। क्या लिखा, -r/6, मतलब ये पता चला कि जो नया सेंटर ऑफ मास होगा ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से r/6 डिस्टेंस शिफ्ट करेगा। माइनस है किधर, लेफ्ट या नेगेटिव, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, मतलब इस डायरेक्शन में क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा, राइट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और वैसे भी इस क्वेश्चन का जवाब आपको याद रखना है, क्योंकि कई जगहों पे यूज होता है कंपटीशन में, कि अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर शीट में से जिस रेडियस r है उसमें से एक सर्कुलर शीट को इस मैनर में काट करके अलग कर दिया जाए, तो जो नया सेंटर ऑफ मास होता है वो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से r/6 डिस्टेंस पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाता है, राइट। ओके, अब आया इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, वो भी देखते हैं। आइए क्या कहा गया सर, क्वेश्चन ये था बेटा, हमारे पास एक स्क्वायर शीट है, ले ले बेटा ले ले, ये ले, स्क्वायर शीट की साइड 2x है बेटा, 2x है, यहां पे 2x, यहां पे कितना बोलो 2x हो गया बेटा। और क्या किया गया, इसको डॉट में मिलाया गया x पर आधा, मतलब क्या हुआ, ये सारी x हो गई, सारी की सारी कितनी हो गई x, ऐसे ले लिया गया। सही है आपका ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, यस सर। ये एक स्क्वायर थिन यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट है, अब यूनिफॉर्म है तो इसका ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास यही होगा। अब हुआ क्या, हुआ ये बालक, इसमें से इतना हिस्सा काट करके अलग कर दिया गया, इतने हिस्से को काट के क्या किया, अलग ही कर दिया। बताइए जो नया सेंटर ऑफ मास होगा वो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस अवे जाएगा। अवे मतलब यहां पे था, इस लाइन को यहां मिलाओ, मिला दिया, देख जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके सिमेट्रिक अपोजिट मूव करेगा, क्योंकि अगर हिस्सा खत्म हो गया तो सेंटर ऑफ मास इसी के सिमेट्रिक इसी लाइन पर कहां जाएगा, पीछे जाएगा। यही तो पता करना है कि यहां से कितनी डिस्टेंस पीछे की तरफ जाएगा। फिर से सुनिए, हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म मेटल शीट है जिसकी साइज 2x के क्या है, बराबर है। उस शीट में से शेडेड हिस्से को काट करके बाहर निकाला गया, जो काटा गया वो भी एक स्क्वायर ही है। तो बताइए जो हिस्सा बचा, जितना बचा उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस अवे पाया जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है, राइट है। तो आइए देखते हैं सर कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। आइए, हाँ जी, तो मैंने इसके लिए क्या किया बेटा, एक मिनट बेटा रुकिएगा, हाँ जी, इसके लिए मैंने क्या किया, इस शीट को ऐसे बनाया, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ये देखिए सर कुछ इस तरह से बना दिया। अब बेटा इसको फिर यहां से मिलाया ऐसे, और चैंपियन इसको यहां से मिला दिया ऐसे, और देखो बेटा ध्यान से इसको आप यहां से मिला दो ऐसे, ठीक है। ये ले बेटा, ये है ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास पूरे शीट का। अब सुनो, सर लिखा गया एरिया ऑफ होल शीट, जी सर 2x इंटू 2x, क्या लिखोगे
4x², और इस पूरे का मास मैंने क्या मान लिया, m है। जी सर, इसका मतलब यहां से जो मास ऐड करेगा मैंने मान लिया कितना, बोलो, m है। ठीक, अब समझो सर। चलो यहां लिख दिया मैंने a, सर यहां लिख दिया मैंने b, यहां लिखा c, यहां क्या लिखा मैंने d, और इस पॉइंट का नाम मैंने रख लिया मैंने e। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर मैंने इतने हिस्से को बाहर निकाला, o c एंड e। बच्चे ये x होगा, बच्चे ये x होगा। क्यों, देख बेटा, ये भी x, ये भी x, क्योंकि ये भी x। तो सर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में ये हो गया x√2। यस सर, देखो बन गया कौन सा ट्रायंगल, बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल। ये सामने पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस, तो आप निकालोगे x√2। ले बेटा, पता चल गया ये डिस्टेंस x√2 होगा। अब मेरी बात सुनना बेटा, इस वाले का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके मिड पर होगा, O1। ले भाई, यहां से मास एक्ट करेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, OO1 बता दो बेटा। OO1 सर लिखा गया x√2/2। क्यों, पूरी लंबाई x√2 है, आधा कितना हो गया, x√2/2। सॉल्व करोगे चैंपियन, लिखा गया x/√2। अभी खत्म नहीं हुआ, अब लिखा गया एरिया ऑफ शीट, जितने हिस्से को काट के बाहर निकाला गया, x इंटू एक्स है। ये ले बेटा, ये भी x और ये भी कितना, बोलो, x। सर कितना आगे बोलो, लिखा गया x²। तो सर इसका मास कितना होगा, m/4 होगा। कैसे, अरे सिंपल है यार, 4x² का मास कितना, बोल, m है, तो x² का कितना होगा, m/4 होगा। होगा, लो भाई, तो यहां से कितना बचेगा मास, m/4, राइट। अब आगे आओ, तो जो नया सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पे होगा, न्यू, पीछे आएगा। यस सर, मान लीजिए वो x बार डिस्टेंस अवे होगा और यहां से मास ऐड करेगा m - m/4। पूरा सॉल्व करेंगे, निकलेगा 3m/4। आइए अब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं। ये ले बेटा, ये तेरा O है, कोऑर्डिनेट 0 0, यहां पे मास ऐड करेगा दिस। सर ये है तेरा कोऑर्डिनेट O1, कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा बेटा, यस सर, लिखोगे x√2, 0। क्यों, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट इतना होगा, y कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं सर। यहां से मास कितना ऐड करेगा, m/4। जो नया सेंटर ऑफ मास होगा O2 न्यू, सर वही मेरे को चाहिए, कितना बालक, x बार। आइए ओके, तो हमें करना क्या होगा चैंपियन, ध्यान से सुनना। अब अगर निकालते हैं हम x बार, फिर वही, तो क्या लिखोगे, m इंटू 0। आगे बोल बेटा, सर लिखेगा -m/4। ये माइनस क्यों कर रहे हो भाई, क्योंकि माइनस के डिडक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। कोऑर्डिनेट बोल दे बेटा, x/√2 डिवाइड बाई m प्लस, और फिर लिखा गया -m/4। आइए अब हम इसको यहां पे सॉल्व कर लें बेटा, कर लीजिए सर। देखिए x बार, ये पूरा आएगा सर mx - mx/4√2। यस, ये आ गया, और नीचे आएगा सर 3m/4। यस सर, तो लिखा गया 3m/4। ये ले बेटा, 4 से 4 कैंसल और m से m कैंसल, तो जो निकला x बार सर लिखा गया -x/3√2, लगभग ऐसे। और माइनस का सोचते हो सर वो कितनी डिस्टेंस पीछे जाएगा सर, पीछे, माइनस मतलब नेगेटिव, मतलब इतनी डिस्टेंस आपका पीछे की तरफ चला जाएगा। समझ में आ गया। तो कुल मिला के बात ये थी कि सेंटर ऑफ मास इस केसेस में कोऑर्डिनेट सिस्टम की सहायता से भी निकाले जा सकते हैं। लीजिए, आज मैंने आपको सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया, इसके 2-3 क्वेश्चंस और हैं जो अगले पार्ट में दिखाऊंगा सर। सबसे पहले मेरी वीडियो को रेगुलर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बजा दें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियोस को देख करके लाभ उठा सकें। मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, हॉलिडे एकेडमी से दोबारा अगले पार्ट में इसी का सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चन कराने के बाद जो नया टॉपिक पढ़ाऊंगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही बच्चे ठीक से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और एक एक टॉपिक का ठीक तरीके से रिवीजन करें। धन्यवाद।